नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष अग्निहोत्री आज बात करूंगा युद्ध से होने वाले विनाशकारी जलवायु परिवर्तन और उससे हो रही ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। युद्ध के कारण जलवायु परिवर्तन का मानव जीवन पर प्रभाव युद्ध से कहीं अधिक घातक है। तो चलिए जंग से पर्यावरण को हो रहे नुकसान का गणित समझते हैं। जंग, ये नाम सुनकर जो सबसे पहले महसूस होता है वो है खौफ, क्योंकि जंग चाहे जिस वजह से भी हो वो अपने साथ केवल और केवल तबाही लाती है। जब भी हम जंग में हुए नुकसान का हिसाब लगाने बैठते हैं तो इंसानी मौतों और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के बारे में ही सोचते हैं। सोचने लायक एक और जरूरी चीज ये है, वो है पर्यावरण, जिसे जंग के दौरान पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज इस विषय पर बात करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि रूस यूक्रेन और इजराइल गाजा युद्ध लंबे समय से चल रहा है और अंत होने के आसार नजर नहीं आ रहे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2014 में यूक्रेन के स्वायत्त गणराज्य क्रीमिया पर छद्म रूसी सैनिकों द्वारा आक्रमण के साथ शुरू हुआ था। इसको आज करीब 10 साल हो रहे हैं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर प्रत्यक्ष हमला कर दिया और 2.25 साल से यह संघर्ष जारी है। रूस के युद्ध और जलवायु प्रभावों की जांच करने वाले वैज्ञानिकों की एक नेटवर्क इनिशिएटिव ऑन GHG अकाउंटिंग फॉर वॉर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के पहले 2 वर्षों में कम से कम 175 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। और जलवायु परिवर्तन के टर्म्स में अगर इस लॉस को अगर इसका आकलन किया जाए तो ये करीब बैठता है 32 अरब डॉलर। इसी तरह मिस्र के कब्जे वाले क्षेत्र गाजा पर आधिपत्य को लेकर इजराइल 1967 से संघर्षरत है। 2007 में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हिंसक तरीके से खदेड़ने के बाद हमास गाजा का एकमात्र शासक बन गया। हमास, जिसका नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी है, इजराइल की जगह इस्लामिक राज्य की स्थापना करना चाहता है। हमास इजराइल के अस्तित्व को ही नकारता है और इसके विनाश के लिए कटिबद्ध है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया। जवाब में इजरायली सेनाओं के हमले में गाजा क्षेत्र में करीब 37,000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं और करीब 84-85 हजार लोग घायल हो चुके हैं। ये आंकड़े गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। इस युद्ध में करीब 1600 लोग इजराइल में भी जान गंवा चुके हैं और 14,000 घायल चुके हैं। युद्ध में गई जानों के नुकसान से कहीं अधिक नुकसान युद्ध में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों से होता है, जिनका वायुमंडल में लंबे समय तक प्रभाव रहता है। अखबारों में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गाजा संघर्ष के पहले 4 महीनों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करीब 26 देशों के वार्षिक उत्सर्जन से अधिक रहा। वहीं इजराइल और हमास ने युद्ध को लेकर जो निर्माण किए हैं, यदि उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह उत्सर्जन 36 देशों के कुल सालाना उत्सर्जन के बराबर बैठता है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती 4 महीनों में करीब 5,36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, जो अब तक बढ़कर 6.5 लाख टन तक पहुंच चुका होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक सामान्य वाहन साल में 4.6 टन कार्बन का उत्सर्जन करता है। मतलब इजराइल गाजा संघर्ष के शुरुआती 4 महीनों में जितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है, उतना करीब 1,11,000 वाहन साल भर में करते हैं। 21वीं सदी में अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, यमन, सोमालिया, सूडान जैसे लगभग दर्जनों देशों में युद्ध हो रहे हैं या फिर युद्ध के आसार बने हुए हैं। इराक के मोसूल नगर के दक्षिणी इलाके कय्याराक से भागते समय ISIS के लड़ाकों ने तेल के कुओं में आग लगा दी थी, जहां से धुआं निकला और फिर महीनों तक निकलता रहा। इस धुएं ने अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो वो है पर्यावरण, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसी घटनाएं दुनिया के किसी न किसी कोने में हर रोज घट रही हैं। देखने वाले इंसानी मौतों की गिनती कर रहे हैं या कमजोर होती अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, पर पर्यावरण की बात कोई नहीं कर रहा। इराक में घटी इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि मोसूल और उसके आसपास के इलाकों की हवा
लगभग 10 सालों तक के लिए प्रदूषित हो गई है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जहां आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां प्रदूषण का स्तर कहां पहुंच गया होगा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हेराल्ड जॉनस्टन की शोध रिपोर्ट बताती है कि सुपरसैनिक विमानों के निकलने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिक जेम्स लॉवलैक की साइंस जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ गैसें जैसे कि फ्लोरोमीथेन पूरे वायुमंडल में फैल चुकी हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बाल्टिक सागर में डुबोया गया करीब 3 लाख टन गोला बारूद समुद्री जीवन को तबाह कर रहा है। जैसे कोरोना महामारी के बारे में कहा जाता है कि इसका वायरस चीन के वुहान की लैब में गुपचुप तरीके से तैयार किया गया था, लेकिन इसके सबूत नहीं मिलते हैं, वैसे ही चीन के जी होंग ने बारूद की खोज की थी। उन्होंने सालों तक इस खोज को दुनिया से छिपाए रखा, लेकिन जब लगा कि बारूद दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार हो सकता है, तो चीन ने इसे बेचना शुरू कर दिया। इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों से पता चलता है कि चीन ने पहली बार बारूद अंग्रेजों को और फ्रांस की सेना को बेचना शुरू किया था। तर्क दिया गया कि देश अपने लिए रक्षात्मक शस्त्र बना रहे हैं, और देखिए ये तर्क आज दुनिया को परमाणु खतरों तक पहुंचा चुका है। 2019 में ग्रीन पीस और IQ एयर विजुअल के अध्ययन में दावा किया गया कि चीन और अमेरिका ही दुनिया में सबसे ज्यादा विषाक्त गैस उत्सर्जन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ तेजी से हथियारों का निर्माण हो रहा है। सेनाएं वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 5.5% के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब दुनिया भर में किसी भी देश की सेना हो, उनका मूवमेंट, वो अगर युद्ध में है तो कुल उनका कंट्रीब्यूशन या योगदान वैश्विक उत्सर्जन में 5.5% का है। गोला बारूद के अतिरिक्त सेनाएं फॉसिल फ्यूल की बहुत अधिक मात्रा में खपत करती हैं। कहाँ करती हैं? उनका फुटप्रिंट बहुत अधिक होता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक सैन्य कार्बन फुटप्रिंट में अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर आता है। पहले युद्ध तलवार और भालों से लड़े जाते थे, तब जन और धन की हानि ही होती थी। युद्ध में जब से बारूद का इस्तेमाल होने लगा, जनधन के अलावा पर्यावरण का भारी नुकसान हो रहा है, जिसका असर युद्ध के बाद लंबे समय तक रहता है। दो टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी रुचि के वीडियो में इसी तरह आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।